मैं एक डॉक्टर होने के नाते अपना काम कर रहा था जब एक मेरा दोस्त जो पुलिस में था वो एक मुजरिम को पकड़ कर लाया था। उसके हाथ में गोली लग चुकी थी। जब उस मुजरिम को बचाने एक और आदमी आया तो उस आदमी ने मुझे जो बताया वो मैं सुनकर हैरान रह गया था। उसने उस आदमी के बारे में बताया था जिसने मुझे बचपन में किडनैप किया था। मैं पुलिस के साथ इस मिशन में लग गया था। जब मैं सुनील के अड्डे पर पहुंचा तो मैं उसे देखकर हैरान रह गया था, क्योंकि इसी मुजरिम ने मुझे भी 15 साल की उम्र में किडनैप किया था। लेकिन मैं वहां से बहुत मुश्किल से निकलकर भाग गया था और एक अनाथ आश्रम में चला गया था। वहां मेरा बहुत ख्याल रखा गया था और मुझे पढ़ाई भी कराई गई थी। जब उस मुजरिम को होश आया और उससे इस बारे में पूछा गया तो उसने मुझे एक तस्वीर दिखाई थी जिसे देखकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि उसमें मेरा नाम आकाश है। मैंने डॉक्टर का कोट पहनकर अपने आप को गौर से शीशे में देखा था। आज मुझे ड्यूटी ज्वाइन किए हुए पूरा 1 महीना हो चुका था। कल रात ही मेरी सैलरी मेरे अकाउंट में आई थी। ये मेरी जिंदगी की पहली कमाई थी जिसे मैं अनाथ आश्रम के बच्चों के साथ बांटना चाहता था। तैयार होकर मैं बाहर आया। सामने ही मेरा बॉडीगार्ड खड़ा हुआ था जो इस 1 महीने के बीच मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया था। उसने पास आकर मुझे बधाई दी और मुझसे सवाल किया था कि हम कहाँ जा रहे हैं। रात ही मैं उसे अपना इरादा बता चुका था। पहले तो मैंने सोचा कि पहले हॉस्पिटल चलते हैं, लेकिन जब दिल नहीं माना तो मैंने गाड़ी को अनाथ आश्रम की तरफ करने का ऑर्डर दे दिया था। एक छोटा सा सफ़र तय करके हम अनाथ आश्रम पहुंच गए थे। मुझे देखते ही गार्ड फौरन पास आ गया था। उसे लगा था कि शायद कोई बीमार हो गया है, लेकिन मुझे अंदर बैठा देखकर उसके होठों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। ये गार्ड 10 साल पुराने थे। मैं गाड़ी से उतरा था और आगे बढ़कर उन्हें गले लगाया था, जबकि वो मेरा हाथ थाम कर बोले, तुम इस तरह डॉक्टर के कोट में देखकर गर्व से सीना चौड़ा हो गया है। तुम्हारी बात सबसे अलग है। तुमने जो वादा किया था उसे पूरा किया है। तुमने विशाल साहब के पैसों को बर्बाद नहीं किया। तुमने उनके ख्वाबों को पूरा किया है। आज अचानक से वो आए हुए हैं। कई दिनों से तुम्हें याद भी कर रहे थे। अच्छा होगा कि तुम उनसे मिल लोगे। वो तुम्हें बहुत याद करते हैं। जब से तुम गए हो यहाँ उनका दिल नहीं लगता। उनकी बात सुनकर मैंने सर को हाँ के इशारे में हिलाया और अपने बॉडीगार्ड के साथ ही अंदर आने का कहा था। ये अनाथ आश्रम बहुत बड़ा था। 4 मंजिल का बना हुआ था। एक मंजिल में 4 कमरे थे जहाँ पर बच्चियाँ और बच्चे रहते थे। अनाथ आश्रम को एक घर भी बोला जा सकता है, जिसे उन लोगों ने बहुत ही खूबसूरती से बनाया है। जैसे ही मैं अंदर आया मेरी नज़र चांदनी मौसी पर गई थी, जो बचपन से ही मुझे संभालती हुई आई थी। मैं हमेशा उनको माँ बोलकर ही पुकारता था। मुझे देखते ही वो फौरन पास आ गई थी। उनकी आंखों में आंसू, चेहरे पर खुशी की चमक। मैंने आगे बढ़कर उन्हें गले लगाया तो वो मेरे सीने पर हाथ रखते हुए बोली थी, तुम हमारे आकाश हो, इस अनाथ आश्रम के आकाश। मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम इतने बड़े हो गए हो। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, जबकि मैं उनका चेहरा थाम कर बोला था, जी मैं आपका आकाश हूँ। कई दिनों से आप लोगों की बहुत याद आ रही थी, लेकिन मेरी ड्यूटी इतनी बढ़ चुकी है कि मैं यहाँ पहुँच ही नहीं पा रहा था। मुझे आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। मैं आपको बता नहीं सकता। आपने जिस तरह मेरा ख्याल रखा है मैं कभी भी नहीं भूल सकता। अगर आप ना होती तो शायद आज मैं इस तरह आपके सामने खड़ा ना होता। आपने बचपन से ही मेरा बहुत ख्याल रखा है। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने आंखों में आंसू लाते हुए मेरी तरफ देखते हुए कहा, बेटा एहसान की क्या बात है। तुम तो बिल्कुल मेरे बेटों की तरह प्यारे थे। अगर मेरा अपना कोई बच्चा नहीं था तो क्या हुआ, तुम थे तो मैंने तुम्हें बिल्कुल अपने बेटे की तरह पाला है और मैंने तुम पर कोई भी एहसान नहीं किया है। ये तो मेरा फर्ज था। तुम एक बहुत ही अच्छे बेटे साबित हुए हो। तुमने जो सोचा वो कर दिखाया। वो आंखों में आंसू लिए मुस्कुरा रही थी। मैंने सुना है कि विशाल साहब भी आए हुए हैं। तो वो फौरन बोली कि अब वो तुम्हारे साहब हो गए। पहले तुम उन्हें अंकल कहते थे। मैं अचानक हंस पड़ा था। हाँ वो भी आए हुए हैं। अच्छा हुआ कि तुम आज ही आ गए, वरना वो तुम्हें नहीं मिल पाते, क्योंकि वो अब काम के सिलसिले में ज़्यादातर अनाथ आश्रम से बाहर ही रहते हैं। उनका अब यहाँ ज़्यादा दिल ही नहीं लगता। वो तुमसे बहुत प्यार करते थे और तुम्हें बहुत याद करते थे, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी थी, इसलिए उन्होंने अपना दिल और कामों में बांट दिया था। मैंने खामोशी में सर झुका दिया था। उन्होंने मुझे ऑफिस की तरफ इशारा किया तो मैं खामोशी से उस तरफ बढ़ गया था। मैं जैसे ही ऑफिस के दरवाजे पर पहुंचा
तो अंदर से बातों की आवाज़ आ रही थी, मतलब कोई और भी आया हुआ था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी और खामोश होकर खड़ा हो गया था। फिर अंदर से आवाज़ आई थी, अभी रुक जाओ, मीटिंग हो रही है। जबकि मैं अब दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया था। कुछ देर वो मुझे देखकर बिल्कुल सुन्न हो गए थे, लेकिन जैसे ही उन्हें होश आया वो खुशी से खड़े हो गए थे और फौरन मुझे गले से लगा लिया था। मैंने अभी उनको गले लगाकर नमस्ते ही किया था कि वो बोले, इतने दिन बाद याद आई है तुम्हें हमारी, तुम हमें भूल ही गए थे। ऐसा भी क्या काम कि तुम्हें अपना बाप ही याद न रहे, तुम तो बिल्कुल ही पराये हो गए थे। क्या तुम भूल गए थे कि कोई तुम्हारा इंतजार भी करता है? तुमने एक बार भी पलटकर यहाँ देखने का नहीं सोचा। जबकि मैं उनका हाथ थाम कर बोला था, ऐसी बात नहीं है, डॉक्टर की ड्यूटी आसान नहीं होती। कभी कोई काम, कभी कोई पेशेंट, कभी कोई काम, कभी कोई पेशेंट, कभी कोई परेशानी। डॉक्टर के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, जो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभा रहा होता है। और हाँ, जो लोग अपनी ड्यूटी के साथ गद्दारी करते हैं उनके पास वक्त ही वक्त होता है। लेकिन मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि आपने मेरी परवरिश ऐसे नहीं की है। आपने मुझे हमेशा बताया है कि अपने काम में हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। इसलिए मैंने कभी भी किसी के साथ कोई गद्दारी नहीं की। जैसा आपने मुझे कहा मैंने बिल्कुल वैसा ही किया, क्योंकि आप बिल्कुल मेरे बाप जैसे हैं। आप कैसे हैं? आपकी तबीयत वगैरह ठीक है? अचानक मेरी नज़र पीछे बैठे इंसान पर गई थी। उसकी नज़रें जैसे ही मेरी नज़रों से टकराई, न जाने क्यों ऐसा लगा जैसे मैंने उस आदमी को कहीं पहले देखा हुआ है। मैं कुछ कहता इससे पहले ही वो अपनी जगह से खड़ा हो गया था और विशाल साहब को देखते हुए बोला था, आप बिजी हैं, मैं फिर आऊँगा, आपसे फिर बात होती है। विशाल साहब को उनसे कुछ भी बोलने का मौका नहीं दिया था और कमरे से चला गया था, जबकि मेरे माथे पर बल पड़ गए थे। कौन था ये? मेरे मुंह से अचानक फिसला था। विशाल साहब मुझे देखते हुए बोले थे, ऐसे ही डोनेशन करने के लिए आया था, मैं इसको पॉलिसी वगैरह समझा रहा था। छोड़ो इसे, बैठो, बताओ क्या खाओगे और ड्यूटी कैसी चल रही है? सब ठीक है, तुम्हें मज़ा आ रहा है? जबकि मैं उनके पास बैठकर बोला था, सब कुछ बहुत ठीक है, बस आप सब लोग बहुत ज़्यादा याद आते हैं। कल मेरी पहली सैलरी आई थी, सोचा कि अपने घर के लिए कुछ लेकर जाऊं, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आया, इसलिए आप पैसे रख लीजिए, जो आपको ठीक लगे उन बच्चों के लिए खरीद लेना। मुझे इस घर की बहुत याद आती है, यहाँ मैंने अपना बचपन गुजारा है, यहाँ रहकर ही मैं आज इस काबिल बना हूँ कि आपके सामने एक डॉक्टर के कोर्ट में खड़ा हूँ। आप ये पैसे रख लीजिए और आप अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए कुछ भी खरीद लेना। तो वो फौरन बोले थे कि कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी पहली सैलरी है, इसे अपने इस्तेमाल में लो। और हाँ, अपना ख्याल रखना, डॉक्टर की ड्यूटी ईमानदारी से निभाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी ज़िंदगी को बर्बाद मत कर देना। तुम मेरे लिए मेरे बेटे से भी बढ़कर हो, तुमसे मुझे बहुत मोहब्बत है, समझ आ रही है? जबकि मैंने कोई भी जवाब नहीं दिया था। अपनी जेब से सैलरी निकालकर उनकी टेबल पर रखी तो वो फौरन बोले थे, पूरी सैलरी क्यों दे रहे हो तुम? क्या तुम कुछ भी इस्तेमाल नहीं करोगे? जबकि मैं हंसकर बोला था, मैंने अपने खर्चे के पैसे निकाल लिए हैं, ये थोड़े ही हैं, ज़्यादा नहीं है, इससे बच्चों के लिए बहुत कुछ आ सकता है, आप रख लीजिए प्लीज़, आज मैं इस काबिल हुआ हूँ तो रोकना नहीं। जबकि उन्होंने हिचकिचाते हुए वो पैसे लिए थे। बेटा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन तुम्हें ये अपने काम में लेनी चाहिए थी, तुम्हारी पहली सैलरी है। मैंने उनकी आंखों में देखते हुए बोला था कि आप मेरे बाप की तरह हैं और ये घर मेरा अपना घर है, और जब भी किसी बच्चे की सैलरी आती है तो वो पहली सैलरी अपने माँ बाप के हाथ में लाकर देता है। क्या आप मुझे अपना बेटा नहीं समझते? वो फौरन बोले थे, नहीं नहीं, तुम तो मेरी जान से भी बढ़कर हो, मैंने तुम्हें बहुत प्यार से पाला है, मैंने जितनी मोहब्बत तुमसे की है उतनी आज तक किसी से भी नहीं की। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा था। मैं उनके पास बैठकर बातें करता रहा और फिर ड्यूटी की देर की वजह से मैं उन्हें बाय कहता हुआ निकल आया था, लेकिन बार बार उस आदमी का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा था। ऐसा लगता था जैसे मैंने उसे कहीं देखा है, लेकिन कहाँ पर, ये बात मेरे दिमाग में नहीं आ रही थी। मैं रोज़ की तरह अपनी ड्यूटी पर पहुंच गया था। आज मुझे थोड़ी देर हो गई थी। मैंने जाकर जल्दी से अपने सारे पेशेंट को देखा था। मैं एक एक करके सारे पेशेंट के पास गया और उनसे उनकी खबर लेने लगा। मेरे सारे पेशेंट अब काफ़ी बेहतर हो चुके थे। इसमें से एक पेशेंट जिसका नाम श्रेया था, वो एक 40 साल की उम्र की औरत थी। उन्हें यहाँ आए हुए पूरे 9 दिन हो चुके थे। मैंने उनसे उनकी तबीयत के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझसे कहा, बेटा, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से आज जिंदा बच गई हूँ, अगर तुम ना होते
तो शायद मैं आज इस दुनिया में नहीं रह पाती और मेरे बच्चे इस दुनिया में अकेले रह जाते। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा था, नहीं माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आपकी ज़िंदगी अभी बहुत लंबी है, आपको अपने बच्चों की खुशियाँ भी देखनी है। अब आप जल्दी से ठीक हो जाएं, फिर आपको घर भी तो जाना है और अपने बच्चों का ख्याल भी तो रखना है ना। उन्होंने आंखों में आंसू भरते हुए हाँ के इशारे में सर हिलाया था और मुझे बहुत सारा आशीर्वाद देने लगी थी। मैं सारे पेशेंट को देखते हुए अपने कैबिन में वापस आ गया था और वहां बैठकर बाकी पेशेंट की फाइल चेक करने लगा था। मुझे अपनी ड्यूटी से बहुत ज़्यादा प्यार था और मैं कभी भी इस काम में गद्दारी नहीं कर सकता था, क्योंकि मैंने ये सब कुछ बहुत मुश्किल से हासिल किया था। मैंने सोचा था कि मैं आज अपनी ड्यूटी ख़त्म करने के बाद अपनी दोस्त दिव्या से मिलने जाऊंगा। दिव्या मेरी एक बहुत ही अच्छी दोस्त थी, क्योंकि जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था तो दिव्या मुझे उस वक्त मिली थी जब मैं पहली बार यूनिवर्सिटी में गया था। तो वहाँ मेरा कोई भी दोस्त नहीं था। एक साल में अकेला ही रहा था और फिर अचानक दूसरे साल में मैं कैंटीन में बैठा था कि एक लड़की मेरे पास आकर बैठ गई थी, क्योंकि वहाँ कोई और सीट खाली नहीं थी। वो बहुत परेशान लग रही थी। मैंने अचानक ही उससे पूछ लिया कि क्या हुआ, क्या बात है। तो वो कहने लगी कि कुछ नहीं, आप अपना काम करिए। वो जैसे मुझसे डर रही थी। मैंने उससे कहा, आप मुझे बताइए कि आपको क्या परेशानी है, आपको मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो उसने मुझे बताया कि वहाँ कुछ लड़के मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मैं जब भी कॉलेज आती हूँ वो मेरा पीछा नहीं छोड़ते और मुझे परेशान करते रहते हैं। मैंने उनसे इतनी बार मना किया कि मेरा पीछा ना करो, लेकिन वो मानते ही नहीं। रोज़ मेरे पीछे आ जाते हैं, रोज़ मुझे परेशान करते हैं। पता नहीं वो कौन लोग हैं। ये कहते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने जैसे ही पलटकर पीछे देखा था तो वो 4 लड़के थे। देखने में वो गुंडों जैसे लग रहे थे। मैंने दिव्या से कहा था कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ करता हूँ। मैं उन लड़कों के पास गया और उनसे पूछने लगा कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम उस लड़की को क्यों परेशान करते रहते हो। तो फौरन उसने मेरा कॉलर पकड़ लिया था और तेज़ आवाज़ में बोला था कि ये लड़के, अपने काम से काम रख, तुझे किसी से हमदर्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तू पढ़ने आया है, सिर्फ अपना पढ़, वरना तुझे इस कॉलेज से निकाल कर बाहर फेंक दूंगा। उसने जैसे ही मेरा कॉलर पकड़ा तो मैंने उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का दे मारा था, जिससे वो ज़मीन पर बैठ गया था और उसकी नाक में से खून निकलने लगा था। वो खून को देखकर हैरान रह गया था और फौरन अपने दूसरों दोस्तों को मुझे मारने का इशारा करने लगा था। बाकी लोग भी मुझे मारने के लिए आए तो मैंने फौरन एक एक करके तीनों को पीट दिया था और वो चारों ज़मीन में बैठ गए थे। मैंने उनसे कहा था कि आगे से अगर तुम उस लड़की के आसपास भी नजर आए तो तुम्हें इस दुनिया से ही बाहर फेंक दूंगा। आई समझ। वो चारों डरकर वहां से भाग गए थे और दोबारा उस लड़की के पास नहीं आए थे। मैं जैसे ही पलटकर उस लड़की के पास वापस आया तो वो अब थोड़ा सुकून में हो चुकी थी और मुझसे कहने लगी, थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से आज मेरी जान बच गई, वरना पता नहीं वो लोग मेरे साथ क्या कर गुजरते। वैसे आपका नाम क्या है? उसने मुझसे मेरा नाम पूछा था। मेरा नाम आकाश है। और तुम्हारा? दिव्या। उसने मुझे अपना नाम बताया और वहां से चली गई थी। ऐसे ही दूसरे दिन भी वो मुझे मिली, फिर हम लोग मिलते रहे और ऐसे ही हमारे बीच दोस्ती हो गई थी। मुझे यूनिवर्सिटी में पहली दोस्त मिल चुकी थी। मैं हमेशा यूनिवर्सिटी में बैठा दिव्या का इंतज़ार करता रहता था। जब भी वो लेट होती थी तो मुझे परेशानी होने लगती थी कि वो आज इतनी लेट क्यों हो गई। दिव्या एक बहुत अच्छी लड़की थी। मैंने उससे उसके घर वालों के बारे में पूछा था तो उसने मुझे बताया कि मेरे घर में सिर्फ मेरी एक माँ है। मेरे पिताजी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं और मेरा कोई भाई बहन भी नहीं है। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार से पालती हैं, मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करती है। मेरा यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मन था तो इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ एडमिशन भी दिलवा दिया था, ताकि वो खुद दूसरों के घरों में जाकर नौकरी करती हैं। वो कहती है कि तुम पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ी औरत बन जाओ, फिर मैं आराम करूँगी और तुम मुझे कमा कर देना। उसकी बात सुनकर मेरे होठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारे घर में कौन कौन है। तो मैंने बताया कि मेरे घर में बहुत सारे लोग हैं, मैं एक अनाथ आश्रम में रहता हूँ। बचपन में मैं किडनैप हो गया था तो वहाँ से भागकर मैं एक अनाथ आश्रम पहुँचा था। वहाँ के इंचार्ज, जिनका नाम विशाल साहब है, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मेरी ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। मैंने उन्हें बताया कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ तो उन्होंने फ़ौरन मेरा एडमिशन करा दिया और मुझे यहाँ पढ़ने के लिए भेज दिया। मेरी बात सुनकर वो थोड़ा उदास हुई थी तो मुझसे पूछने लगी, क्या तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के बारे में नहीं पता? तो मैंने अपने सर को ना के इशारे में हिला दिया था।
दिन बीतते गए और मेरी डिग्री पूरी होने को आ चुकी थी, लेकिन दिव्या भी छोटी थी, इसलिए वो अभी यूनिवर्सिटी में ही थी। मेरी डिग्री पूरी हो चुकी थी और मैं डॉक्टर बन चुका था और आज मेरी ड्यूटी को पूरा 1 महीना हो चुका था, तो दिव्या से मिलने का मुझे मौका ही नहीं मिल पाया था। इसलिए मैंने सोचा था कि मैं दिव्या से मिलने उसके घर पर जाऊंगा और उसे सरप्राइज़ दूंगा। मैं अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद जब अपने हॉस्पिटल से निकला तो मैंने अपने बॉडीगार्ड को दिव्या के घर पर चलने का कहा था। वो गाड़ी को दिव्या के घर पर घुमा चुका था। मैं ऐसे ही डॉक्टर का कोट पहने उसके घर जा रहा था, क्योंकि मैं चाहता था कि वो भी मुझे इस हाल में देखे और बहुत ज़्यादा खुश हो। मैं जैसे ही दिव्या के घर पहुंचा तो वहाँ ताला लगा हुआ था। ताला देखकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई थी, क्योंकि दिव्या तो इस वक्त घर पर होती है, लेकिन आज वो कहाँ चली गई थी और उसकी माँ भी घर पर नहीं है। मैं उसे कॉल करने लगा, लेकिन उसका नंबर भी बंद जा रहा था। मुझे थोड़ी सी परेशानी हुई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद वो कहीं गई हुई होगी अपनी माँ के साथ, इसलिए मैं वहाँ से निकल गया। दूसरी तरफ दिव्या की माँ रोती रोती पुलिस स्टेशन में पहुंची थी। एसपी सचिन साहब अपने कैबिन में बैठे फाइल देख रहे थे। लगातार बाहर से आते शोर की वजह से वो अपनी कुर्सी छोड़कर बाहर आ गए थे। वहां पर एक औरत बुरी तरह रो रही थी, जबकि पुलिस ऑफिसर उसकी बात सुनना ही नहीं चाह रहे थे। शायद दिव्या की माँ दूसरी या तीसरी बार आई थी। एसपी सचिन फौरन आगे बढ़ा था और उस औरत को देखते हुए बोले थे कि क्या बात है, आप रो क्यों रही हैं? एसपी सचिन को देखते ही सारे हवलदार अलर्ट हो गए थे। एक हवलदार ने उसके पास आकर बताया था, साहब हमने इसकी परेशानी सुन ली है, लेकिन वो इतनी आराम से हल नहीं हो रही, ऊपर से नोटिस ही नहीं आ रहा। एसपी सचिन फौरन बोले, क्या परेशानी है मुझे बताओ। हवलदार बोला कि साहब आप फिलहाल इस मामले से दूर रहिए, इस मामले को दूसरे इंस्पेक्टर देख रहे हैं। जबकि एसपी सचिन फौरन बोले थे कि इस थाने का इंस्पेक्टर मैं हूँ, तो बेहतर यही होगा कि मुझे परेशानी बताई जाए और इस औरत को मेरे कैबिन में लेकर आओ। ये कहकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। कुछ देर बाद वो औरत रोते हुए अंदर आई थी। एसपी सचिन ने फौरन बैठने का बोला तो वो खड़ी ही रही थी। एक हवलदार अब एसपी सचिन के सामने फाइल लगाते हुए बोला था, दरअसल साहब इसकी बेटी की परेशानी है। उनके मोहल्ले में एक गुंडा है विराट नाम का, इनकी बेटी को आते जाते छेड़ता था और फिर जब उनकी बेटी ने भरे बाजार में उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा तो अगले दिन ही वो उनके घर आ गया था और उस लड़की को उठाकर ले गया था। वो लड़की उसके घर पर ही है, लेकिन वो लोग बहुत ताकतवर हैं। लड़की उसके हाथ से नहीं छूट रही। अंदर की खबरों से पता चला कि उस विराट ने उनकी बेटी से शादी भी कर ली है। दूसरे इंस्पेक्टर ने इस मामले को अंदर ही अंदर हल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन विराट के ऊपर बहुत ताकतवर हाथ रखे हुए हैं, जिसकी वजह से दूसरे इंस्पेक्टर की भी बस हो गई है। जबकि एसपी सचिन हैरान होकर हवलदार की बातें सुन रहा था। वो गुस्से से अपनी जगह से खड़ा हुआ था और उसने फौरन ऑर्डर दिया था कि उस दूसरे इंस्पेक्टर को कहो कि फौरन उस मोहल्ले में पहुंचे और मैं इस औरत को लेकर उस मोहल्ले की तरफ जा रहा हूं। साथ ही एसपी सचिन ने अपनी पूरी पुलिस फोर्स को भी लिया था ताकि उन सबका दबाव बढ़ा सके। वो लोग उस मोहल्ले में पहुंच गए थे। वो औरत एक बड़ी सी बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए बोली थी कि यही उसे गुंडे का घर है। सबसे माल हड़प कर इसने इसी बिल्डिंग को तैयार किया है। बहुत ही जालिम इंसान है, जुआ खेलता है, शराब पीता है, दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत खराब करता है और अब उसकी नीयत मेरी बेटी पर खराब हो गई है। साहब मैं दिन रात आपको आशीर्वाद दूंगी, ऊपर वाले के वास्ते मेरी बेटी को बचा लीजिए। वो बहुत मासूम है, अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, बहुत छोटी है, ना जाने इस गुंडे की नज़रों में कैसे आ गई। ये कहते ही दिव्या की माँ फूट फूट कर रोने लगी थी, जबकि पुलिस इंस्पेक्टर उन्हें हौसला देकर गाड़ी से उतर चुके थे। इधर मैं परेशान हो रहा था कि पता नहीं दिव्या और उसकी माँ कहाँ चली गई है। मैं 1 घंटे बाद दोबारा दिव्या के घर पहुंचा था, लेकिन घर पर अभी भी ताला लगा हुआ था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। मैंने आस पड़ोस में भी पूछा था तो उन्होंने कह दिया कि हमें कुछ नहीं पता। दूसरी तरफ एसपी सचिन ने विराट के दरवाजे पर दस्तक देने के लिए हाथ उठाया ही था कि जब दूसरी गाड़ी भी पुलिस की आकर रुक गई थी। पक्का वो दूसरे इंस्पेक्टर ऋषभ की गाड़ी थी। उसने आते ही एसपी सचिन को सैल्यूट किया था और उनका हाथ पकड़कर बोला था, साहब पहले मेरी एक बार बात सुन लीजिए, उसके बाद जो आपको फैसला लेना होगा हमें मंजूर होगा। जबकि एसपी सचिन उनकी बात सुनने के लिए एक तरफ हो गया था, वो उन्हें देखते हुए बोला कि परेशानी बहुत ज़्यादा उलझी हुई है। विराट ने लड़की से शादी कर ली है कि और विराट कोई आम नाम नहीं है, बल्कि वो बहुत बड़ा गुंडा है। उसके ऊपर हाथ डालना मतलब अपनी नौकरी खोने के बराबर है। उसका रिश्ता आईजी के साथ बहुत अच्छा है। मैंने अंदर ही अंदर इस मामले को ख़त्म करने की कोशिश की थी,
लेकिन अब कुछ भी मुमकिन नहीं है और अब उसके पास शादी का सर्टिफिकेट भी मौजूद है। हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जबकि एसपी सचिन फौरन बोले थे कि तुम ऐसे लोगों से डरते होगे, लेकिन मैं नहीं। नौकरी जाती है तो चली जाए। एक माँ जो तड़प रही है, एक बेटी जो अंदर रो रही है, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम इस दुनिया को बचाने के लिए इस नौकरी पर आए हैं। अगर हम ही उन्हें इस तरह छोड़ देंगे तो वो किससे उम्मीद रखेंगे। वो औरत मेरे पास बहुत उम्मीद के साथ आई है, मैं उसकी उम्मीद पर पानी नहीं फेर सकता। और रही बात आईजी की, तो उन्हें देख लिया जाएगा जब उनकी असलियत दुनिया के सामने आएगी। वर्दी उतर जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी माँ का मान टूटना नहीं चाहिए। इसलिए अब तुम खामोश रहो। ये कहकर एसपी सचिन उसे दरवाजे पर आ गए थे और जोरदार दस्तक दी थी। अगले ही लम्हे दरवाज़ा खुल गया था। सामने गार्ड खड़ा हुआ था। एसपी सचिन ने फौरन गार्ड को कहा था कि विराट को बुलाओ। जब उसने बात को घुमाने की कोशिश की थी तो एसपी सचिन फौरन अंदर चला गया था और उस गार्ड के 2 थप्पड़ जोर जोर से लगाए थे। वो घबराकर 2 कदम पीछे हो गया था। सचिन खड़े होकर वहीं पर विराट की आवाज़ दी। पहली आवाज़, दूसरी आवाज़ और तीसरी आवाज़ में दरवाजे खुलने शुरू हो गए थे। वो जीने से उतरता हुआ नजर आया था। हाथों में गन, गले में ढेर माला, हाथ में अजीब तरह के ब्रेसलेट, लाल आंखें, बिखरे हुए बाल, गले के बटन खुले हुए थे। उसका हुलिया सच में बहुत ही अजीब था। नीचे उतरते ही वो गुस्से से गाली देते हुए बोला कि किसकी इजाज़त से तुम मेरे घर के अंदर आए हो? तुम लोगों को अपनी नौकरी प्यारी नहीं है। अचानक ही एसपी सचिन आगे बढ़ा था और एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा था। एक बार उसका गार्ड फिर आगे आने लगा था, लेकिन बाकी हवलदारों ने उसे पकड़ लिया था। एसपी सचिन विराट के हाथों में हथकड़ी पहनाते हुए बोला, जेल में जब तुम चक्की पीसोगे तब मेरी वर्दी उतार देना। फिलहाल तुम्हारी खाल मैं उतारूंगा। ये कहकर उसने विराट को हवलदारों की तरफ ढकेला था, लेकिन जैसे ही एसपी सचिन ने विराट को धक्का दिया तो वह एकदम भागने की कोशिश करने लगा था। वो पीछे के दरवाजे की तरफ भाग रहा था कि अचानक एसपी सचिन ने अपनी बंदूक निकालते हुए उसके बाजू पर गोली मार दी थी। उसके बाजू से खून निकलना शुरू हो गया था, लेकिन एसपी सचिन ने गोली इस तरह मारी थी कि उसे ज्यादा चोट नहीं आई। गोली सिर्फ छूकर गुजरी थी और उसने अपने हवलदारों को कहा था कि इसे अस्पताल लेकर जाने का इंतजाम करो और खुद उस औरत के साथ अंदर की तरफ बढ़ गया था। वहां पर विराट के घर वाले भी मौजूद थे, जो एक तरफ खड़े तमाशा देख रहे थे। शायद आज तक किसी पुलिस ऑफिसर की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि उनके घर में घुसकर उसे मारे भी और उसे गिरफ्तार भी करे। एसपी सचिन ने 2 दरवाजे खोले थे, लेकिन वहां लड़की मौजूद नहीं थी। लेकिन जैसे ही तीसरा दरवाजा खोला, अगला ही लम्हा एसपी सचिन को हैरान कर देने वाला था। वहां पर एक लड़की जंजीरों में बंधी हुई थी, जमीन पर पड़ी थी और उस औरत ने जैसे उस लड़की को देखा, रोते हुए आगे बढ़ी थी। वो उसकी बेटी थी। चेहरा अभी तक एसपी सचिन को नजर नहीं आया था। दिव्या की माँ पागलों की तरह उसकी जंजीरों तोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वहां पर चाबियां मौजूद नहीं थी। सचिन ने आगे बढ़कर इधर उधर चाबी ढूंढना शुरू की। टेबल पर चाबी का गुच्छा मौजूद था, उसमें से एक छोटी सी चाबी से ताला खुल चुका था। अब एसपी सचिन उसके हाथों की तरफ आया था और जैसे ही उसकी नजरें लड़की के चेहरे पर गई, लम्हे भर के लिए उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था, क्योंकि एसपी सचिन मेरा दोस्त था। जब मैं यूनिवर्सिटी के आखिरी साल में था, जब मुझे सचिन मिला था और वो मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त बन चुका था। मैंने उसे दिव्या से मिलाया था और अब वो दिव्या को पहचान चुका था कि ये कौन है। दिव्या एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी। दिव्या की आंखें लाल हो रही थी, बिखरे हुए बाल थे। जैसे ही उसके हाथ खुले, वो अपनी माँ के सीने से लगकर जोर जोर से रोने लगी थी। कुछ लम्हे बाद सचिन ने हिम्मत करके उन दोनों को चलने का बोला था। जैसे ही वो लड़की खड़ी हुई, उसकी टांगें बहुत बुरी तरह लड़खड़ा रही थी। उसे बहुत ज्यादा कमजोरी हो गई थी। सचिन उन सबको बाहर लेकर आ गया था। पुलिस विराट को गाड़ी में डाल चुके थे। सचिन ने उन दोनों माँ बेटी को इज्जत से उनके घर छोड़ा था और विराट को लेकर अस्पताल की तरफ बढ़ गया था। वो गाड़ी में ही सचिन को देखते हुए कह रहा था कि अगर मैंने तुम्हारी वर्दी न उतरवाई तो मेरा नाम भी विराट नहीं। तुम क्या समझते हो? तुमने बहुत बड़ा काम किया है। तुमने मेरी इज्जत पर वार किया है और जो लोग मेरी इज्जत पर वार करते हैं उनको मैं ऐसी सजा देता हूँ जिसका वो सोच भी नहीं सकते। लगता है कि तुम नए नए एसपी बने हो, जब तो इतने ड्रामे करने आ रहे हैं। जबकि सचिन उसकी तरफ देखते हुए बोला था, तुम जैसे लोगों का दिमाग ठीक करना मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है। मैं नया नया ऑफिसर बना हूँ या पुराना हूँ, आज तुम्हारा दिमाग में ठीक करके ही दम लूंगा। जब तक तुम्हारी खाल ना उतार दूं मुझे सुकून नहीं मिलेगा। फिर मेरी वर्दी उतार दी जाएगी, चाहे मैं सड़क पर आ जाऊं। जो होगा देखा जाएगा।
एक लंबा सफर तय करने के बाद सचिन हॉस्पिटल पहुंचा था। विराट के स्ट्रेचर पर लिटाकर अंदर ले जाया जा रहा था। मैं अपने केबिन में बैठा फाइल देख रहा था कि अचानक एक नर्स ने मुझे आकर कहा था कि डॉक्टर, एक पेशेंट आया है जिसके हाथ पर गोली लगी है, हमें फौरन उसके पास जाना होगा। उसके साथ पुलिस वाले भी हैं। मैंने जैसे ही ये सुना मैं फौरन दौड़ता हुआ बाहर की तरफ आया था। जैसे ही मैं रूम में घुसा तो एसपी सचिन को देखकर मेरी आंखें खुल गई थी, क्योंकि मैं सचिन से बहुत टाइम बाद मिल रहा था। उसको देखते ही मेरे चेहरे पर खुशी आ गई थी और वो भी मुझे पहचान चुका था। सचिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हुआ है? मैंने उसे हैरानी से पूछा था। उसने मुझसे हाथ मिलाते हुए कहा, कुछ नहीं, बस मैं अपना काम ही कर रहा था। मुजरिमों को पकड़ना, बस ये नया मुजरिम मिला है। भाग रहा था तो इसके बाजू पर गोली मार दी। जरा इसके बाजू पर पट्टी कर दो। सचिन ने मुझसे कहा तो मैं फौरन उसे मुजरिम की तरफ चला गया था और उसके बाजू पर पट्टी करने लगा। उसका खून अब रुक चुका था और वो काफी बेहतर हो चुका था। लेकिन मैंने कहा था कि अभी इन्हें एक ड्रिप लगने दो, क्योंकि खून काफी बह चुका है। तो सचिन थोड़ी देर रुक गया था। सचिन को थोड़ी देर बाद याद आया था कि उसने किस लड़की को छुड़ाया है। वो फौरन मेरे कैबिन में आया था और मुझसे बात करने के लिए बैठ गया था। आकाश, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो सचिन, क्या बात है? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मुझे उसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। वो बात यह है कि मैंने आज जिस लड़की को इस मुजिम के घर से बचाया है, वो कोई और नहीं बल्कि। एक लम्हे के लिए वो रुक गया था तो मैं फौरन बोला था, तो कौन है वो? मेरा दिल बैठने लगा था। वो दिव्या थी। ये सुनते ही मेरे होश उड़ गए थे। क्या? तुम क्या कह रहे हो दिव्या? लेकिन वो वहाँ कैसे हो सकती है? लेकिन फौरन मुझे ख्याल आया था कि वो कल से अपने घर पर मौजूद नहीं थी, तो दिव्या इस परेशानी में फंसी हुई थी। सचिन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे बता दिया। मैं कल से मैं कल से उसे ढूंढ रहा था, वो मुझे नहीं मिल रही थी। मुझे उससे मिले हुए काफी दिन हो गए थे। मैं उसके घर उससे मिलने गया तो वो अपने घर पर भी नहीं थी। मैंने उसे इतनी कॉल्स की, लेकिन उसने एक भी कॉल रिसीव नहीं की। मुझे लगा कि शायद वो कहीं अपने रिश्तेदार में गई होगी, लेकिन इस बारे में सोच भी नहीं सकता था कि किसी ने उसे किडनैप कर लिया है। मैं बहुत हैरानी से सचिन को ये सब कुछ बोल रहा था। सचिन मेरी बात सुनकर बोला था कि शायद तुम्हें एक बार दिव्या से मिल लेना चाहिए, क्योंकि वो काफी उदास थी। उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। उसे जंजीरों में कैद किया गया था। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मेरी आंखों में आंसू आना शुरू हो गए थे। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? जंजीर? ऐसा कैसे हो सकता है? कौन था वो? ये कौन है? ये बदतमीज इंसान है। इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं जैसे ही अपनी कुर्सी से उठा तो सचिन ने मुझे पकड़ लिया था। नहीं आकाश, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। कानून इसे खुद सजा देगा और आज मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देख लेना, मैं इसको सबक जरूर सिखाऊंगा। तुम जाओ और दिव्या से मिलकर आओ। इसका मैं ख्याल रख लूंगा। मैं फौरन उठा था और अपनी गाड़ी निकालकर दिव्या की तरफ चल पड़ा था। मैंने अपने बॉडीगार्ड को भी अपने साथ नहीं लिया था, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था। मुझे दिव्या की फिक्र अंदर ही अंदर सताए जा रही थी। मैंने जल्दी से गाड़ी दौड़ाई और सीधा दिव्या के घर पहुंचा। दिव्या के घर पर ताला खुल चुका था, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने दरवाजा खटखटाया। 3 बार खटखटाने के बाद दरवाजा खुल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग बहुत ज्यादा डर गए हो। दिव्या की माँ ने दरवाजा खोला था तो मैंने उनसे पूछा कि आंटी, दिव्या कहाँ है? वो मुझे देखकर रोने लगी थी। बेटा, दिव्या की हालत बहुत खराब है। वो कुछ भी नहीं खा रही, न कुछ बोल रही है। वो बहुत ज्यादा डर गई है। पता नहीं मेरी बच्ची ने ऐसी क्या गलती की थी जो साथ मैंने इतनी बड़ी सजा दी। मेरी बच्ची को जंजीरों में कैद करके रखा गया। उसे खाना भी नहीं किया गया। उसे मारा गया, पता नहीं क्यों। उन्होंने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया। मेरी मासूम सी बेटी बेचारी अब अकेली रह गई है। वो मुझे देखकर जोर जोर से रोने लगी थी। मैंने उन्हें तसल्ली दी थी। आंटी, कुछ नहीं होगा, दिव्या ठीक हो जाएगी, आप फिक्र मत करिए। मैं दिव्या से मिल सकता हूँ? मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे अंदर की तरफ जाने का इशारा कर दिया था। मैं फौरन दिव्या के कमरे के बाहर खड़ा हो गया था और दरवाज़ा खटखटाने लगा था। मैंने 2 बार दरवाज़ा खटखटाया और फिर कहा, दिव्या दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ आकाश। तो दिव्या ने दरवाज़ा खोल दिया था। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैंने उससे पूछा तो वो पीछे हो गई, जैसे उसने मुझे इजाज़त दे दी हो। मैं अंदर आ गया था और सोफे पर बैठ चुका था। दिव्या मेरे सामने सोफे पर बैठ चुकी थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही थी। दिव्या, क्या हुआ है? वो लोग कौन है? वो लोग कौन थे? तुम्हें इस हालत में किसने पहुंचाया? मुझे सब बताओ। मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। मेरा दोस्त है एक पुलिस ऑफिसर, में कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। तुम मुझे बताओ कि उन लोगों ने क्या किया है। दिव्या काफी देर तक खामोश रही।
लेकिन बार बार मेरे पूछने पर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। आकाश, आकाश वो बहुत बुरे लोग हैं। मैं यूनिवर्सिटी जाती थी रोज़, तो वो मुझे रास्ते में देखते थे और मुझे परेशान करते थे। लेकिन एक दिन मैंने गुस्से में आकर उस विराट नाम के गुंडे के एक थप्पड़ मार दिया था, तो उसने बदला लेने के लिए अगले ही दिन मुझे किडनैप कर लिया और अपने घर में जंजीरों से बांध कर रख दिया। दरवाज़ा भी लॉक कर दिया और कमरे में बिल्कुल भी रोशनी नहीं थी। न मुझे खाना पानी दिया गया था और बिल्कुल जानवरों की तरह रखा गया था। मुझे मारा भी गया था। उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया आकाश। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो लोग मुझे दोबारा ना ले जाएं। दिव्या बहुत ज़्यादा डरी हुई लग रही थी। मैं उठकर उसके पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला था, दिव्या, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम फ़ौरन मुझे बता देना। मैं हमेशा तुम्हारे पास आ जाऊँगा। तुम्हें पता है, मैं कल तुमसे मिलने आया था। मैं इतना परेशान था कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मैंने कल से तुम्हारे घर के 3 चक्कर लगाए, लेकिन तुम मुझे नहीं नजर आई। और अब जब मुजरिम को मेरे हॉस्पिटल में लेकर आया गया, तो सचिन ने मुझे बताया कि उस गुंडे से जिस लड़की को छुड़ाया है वो तुम हो। ये सुनकर मैं फौरन भागा भागा आया था। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं कितना परेशान था। दिव्या लगातार रोई जा रही थी। मैंने पानी का गिलास उठाकर उसके होठों से लगाया था। अब वो थोड़ी खामोश हो गई थी। आकाश, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मैंने उसे तसल्ली दी थी कि अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मैं अपना एक आदमी तुम्हारे घर पर भेज दूंगा जो तुम्हारे घर पर ख्याल रखेगा। अब तुम्हें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं उसे तसल्ली देकर अब जाने लगा था, जब दिव्या ने मुझे जाते हुए देखकर कहा था, आकाश, थैंक यू सो मच। ये सुनकर मैं पलटा था और कहने लगा कि थैंक यू की कोई बात नहीं है। तुम मेरी दोस्त हो, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। अब मैं पलटते हुए दिव्या के घर से निकल आया था और अपने एक बॉडीगार्ड को दिव्या के घर के बाहर खड़ा कर दिया था, जो 24 घंटे उस घर की निगरानी कर रहा था। मैं वहां से सीधा अपने हॉस्पिटल वापस आया था। जब मैं वापस हॉस्पिटल आया तो विराट अब बिल्कुल ठीक हो चुका था और उसकी ड्रिप भी खत्म हो गई थी। मैंने सचिन से कहा था कि अब ये जेल जा सकते हैं और मैंने उससे कहा था कि इसको इतनी कड़ी सज़ा देना कि ये जिंदा ना बच पाए। इसने मेरी दोस्त के साथ बहुत गलत किया है, उसे मारा है। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें कुछ भी करके इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलानी होगी। सचिन ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए मुझे तसल्ली दी थी कि तुम परेशान मत हो, मैं इसको बहुत अच्छा सबक सिखाऊंगा। अब तुम अपने काम पर ध्यान दो। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही सचिन ने विराट को इतना मारा था कि वो हाथ जोड़ने पर मजबूर हो गया था। मुझे माफ़ कर दो, लेकिन सचिन के हाथ नहीं रुक रहे थे और अगले ही लम्हे वो बेहोश हो गया था। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही करना चाहिए, ताकि अगली बार किसी बहन बेटी की इज्जत पर हाथ डालने से पहले 1000 बार सोचें। सचिन उसे मारने के बाद अपने रूम में जाकर बैठ गया था कि जब भी एक हवलदार ने आकर उसे बताया था कि आईजी साहब की कॉल आ गई है। सचिन का दिल चाह रहा था कि वो मोबाइल तोड़ दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। उसने कॉल रिसीव की और उनसे बात की। इससे पहले कि वो कुछ कहता, आईजी साहब की चिल्लाती हुई आवाज़ आई थी, तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूं, तुम्हें सस्पेंड कर दूं? तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी उसको अरेस्ट करने की और इतनी बुरी तरह मारने पीटने की? जब मैंने सबसे मना कर दिया था कि कोई भी विराट के मामले को नहीं देखेगा, तो तुम कैसे चले गए? अगर तुम्हारे ऊपर ज़्यादा ही हमदर्दी का भूत सवार है तो एक काम करते हैं, तुम्हें नौकरी से निकालकर हमदर्दी के काम पर लगा देते हैं। उनकी बात सुनकर सचिन को बहुत गुस्सा आया था। अब तुमने लड़की को बचा लिया है ना, अब इज्जत से विराट को छोड़ दो। क्यों तुम अपने लिए मुसीबत खड़ी करना चाहते हो? उसकी बात सुनकर सचिन को अफसोस हो रहा था कि एक इतना बड़ा ऑफिसर एक गुंडे से डर रहा है, लेकिन इस वक्त वो कोई भी जवाब नहीं दे सकता था और जी सर बोलकर उसने कॉल कट कर दी थी। सचिन को यकीन हो चुका था कि उसने विराट की खूब अच्छी खासी ठुकाई कर दी है। अब वो दोबारा ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा। लेकिन सचिन नहीं जानता था कि विराट की वजह से सचिन के हाथ मेरी जिंदगी का कितना बड़ा सच लगने वाला है। अभी सचिन अपनी जगह से खड़ा ही हुआ था जब कमरे में एक हवलदार आया था और देखते हुए बोला था, साहब, एक आदमी आया है, वो कहता है उसको आपसे बात करनी है। सचिन ने उसे इजाज़त दे दी थी। कुछ देर बाद कमरे में कोई और नहीं बल्कि वही इंसान आया था जो मुझे कल सुबह अनाथ आश्रम में विशाल सर के कमरे में मिला था। अभी इससे पहले कि वो कुछ कहता, अचानक बाहर से शोर की आवाज़ आने लगी थी, क्योंकि विराट बेहोश हो चुका था और उसे होश नहीं आ रहा था। सचिन ने उस आदमी से कहा कि हमारे साथ ही चलो। सचिन सबको लेकर हॉस्पिटल आ चुका था।
मैंने सचिन से पूछा था कि अब क्या हुआ है, तो वो कहने लगा कि ये बेहोश हो गया, अब कुछ करो, इसको जिंदा करो। मैं फौरन अपने काम पर लग गया था और उसे होश में ले आया था। अभी उसकी ड्रिप चल रही थी कि जब मैं बाहर आया और सचिन को बताने लगा कि अब वो खतरे से बाहर है, तो अचानक मेरी नज़र उस आदमी पर पड़ी जो कल मुझे अनाथ आश्रम में मिला था और अब सचिन के साथ खड़ा था। वो मुझे देखते हुए बोला था कि आप मुझे देखकर यही सोच रहे होंगे कि आपने मुझे पहले कहाँ देखा है। मैंने सर को हाँ के इशारे में हिलाया था, तो वो फौरन बोला था कि आपकी और मेरी मुलाकात पूरे 10 साल पहले हुई थी। मैं उस जगह पर काम करता था जहाँ पर आपको किडनैप कर रखा गया था। उसकी बात सुनकर ऐसा लगता था जैसे किसी ने मेरे ऊपर हथौड़े बरसाना शुरू कर दिए हैं। लेकिन जब मैंने वहाँ पर होते हुए जुल्म को देखा और नाइंसाफ़ी को देखा, मेरा दिल बदल गया था। मैंने उस जगह को छोड़ दिया था और अपनी ज़िंदगी में गुम हो गया था। और फिर मेरी मुलाकात विराट भाई से हुई। वो बहुत बड़े इंसान हैं, लेकिन कभी किसी के साथ गलत नहीं करते। हाँ, उस लड़की के साथ उन्होंने बहुत गलत किया। मैं अब सिर्फ आपको ये बताने आया हूँ कि आप जब इतने बड़े इंसान बन गए हैं, तो आप उन किडनैपरों को पकड़वा क्यों नहीं लेते? और आपका वो दोस्त भी पुलिस में है, वो तो आराम से उन किडनैपर को पकड़ सकता है। वो लोग अच्छा काम नहीं कर रहे, अभी भी मासूम बच्चों को किडनैप करके उनसे भीख मंगवाते हैं। इसके अलावा भी उनके अब बहुत से बुरे काम शुरू हो चुके हैं। अगर मेरी इस इन्फॉर्मेशन के बदले आप विशाल भाई को छोड़ दें तो बहुत अच्छा होगा। उसकी बात सुनकर मैंने कोई जवाब नहीं दिया था। मैं फौरन पलटकर विराट के पास गया था और बोला था, तूने अब अगर उस लड़की की तरफ आंख उठाकर भी देखा या किसी भी लड़की के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की, तो याद रखना, मैं तेरे घर में घुसकर तुझे इससे भी बुरी तरह पीटूंगा। किसी भी लड़की की जिंदगी को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। और मुझे सिर्फ इतना बताओ कि क्या तुमने उस लड़की से शादी की है? वो सर को ना के इशारे में हिलाते हुए बोला था, नहीं, शादी नहीं हुई। मैंने बस झूठे कागजात बनवाकर उसे अपने पास रखा था। लेकिन साहब, अब मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। उसकी बात सुनकर मैंने सचिन से कहा था कि इसे जाने दिया जाए। सचिन ने उस इन्फॉर्मेशन पर काम करना शुरू कर दिया था जो उसे अभी अभी मिली थी। मैं भी सचिन के साथ इस मिशन पर लग गया था। मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई थी उस बारे में दोबारा बात करने की, लेकिन आज उस आदमी के मुंह से ये बात सुनकर कि आज भी मासूम बच्चे भीख मांगते हैं, इन बातों ने मुझे बहुत ज़्यादा बेचैन कर दिया था। मैं अब और मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं ये समझ चुका था कि विराट एक बहुत ही खतरनाक आदमी है। मुझे दिव्या के लिए कुछ करना होगा, लेकिन इससे पहले मैं उन किडनैपर को पकड़ना चाहता था। सचिन ने अपनी टीम में 10 लोगों को शामिल किया था और ये मिशन उसने बिल्कुल छुपकर शुरू किया था। मुझे कल से सचिन के साथ इस मिशन पर काम करना था, लेकिन इससे पहले मैं अपने खतरनाक बीते हुए कल को याद करना चाहता था, जिसने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया था। मैं अपनी माँ के साथ बहुत खुशी से ज़िंदगी गुजार रहा था। मेरे पापा और माँ की डाइवोर्स हो चुकी थी और वो दोनों अलग हो गए थे। पापा ने मुझसे मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन माँ का कहना था कि अगर तुमने अपने पापा से बात की तो मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। पापा ने मेरी माँ को धोखा दिया था। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं था, 15 साल का समझदार लड़का था। मैं अपने बाप की इस हरकत को माफ़ नहीं कर सकता था, इसीलिए मैंने अपनी माँ का साथ दिया था। मेरी माँ जॉब करने लगी थी और मैं पढ़ाई करता था और बहुत होशियार था। एक दिन मैं अपने स्कूल से खामोशी से घर आ रहा था जब अचानक किसी ने मेरे मुंह पर रुमाल रखा था और देखते ही देखते मैं बेहोश हो गया था। मुझे लगता था कि 3 घंटे के बाद इसे होश आएगा। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं कहाँ पर हूँ, लेकिन जैसे जैसे मेरा दिमाग ठीक होने लगा, मैंने इधर उधर नजरें दौड़ाई थी। वो एक छोटा सा कमरा था। मैं हैरत से इस जगह को देख रहा था। भला मेरा यहाँ पर क्या काम और मैं यहाँ पर कैसे पहुँचा? मेरा बैग कहीं पर नहीं था। अभी कुछ ही देर गुजरी थी जब कमरे का दरवाज़ा खुला और एक आदमी अंदर आया था जिसका नाम सुनील था, जो इस गैंग का लीडर था। उसने आते ही मुझे एक जोरदार लात मारी। वो मेरे बालों को खींचते हुए बोला, आज के बाद तू यूनिफॉर्म नहीं बल्कि तुझे लंगड़ा कर दूंगा। अगर चाहता है कि तू ठीक रहे तो मेरा नौकर बनकर रहना, और अगर तूने ज़्यादा दिमाग खराब करने की कोशिश की तो तेरे साथ बहुत बुरा होगा। उन लोगों ने मेरे कपड़े बदल दिए थे और एक भिखारी का रूप देकर वो मुझे रोड पर ले गए थे। मेरे साथ और भी बच्चे थे जो अब सिग्नल रुकते ही लोगों की गाड़ियों के आगे जाकर मांगना शुरू कर चुके थे। मुझे अब समझ आना शुरू हो गया था कि बर्बादी के दिन शुरू हो गए हैं। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं यहाँ से निकल सकूं। मैंने उनसे भीख मांगी कि मुझे घर जाने दो, मेरी माँ परेशान हो रही होगी। लेकिन उन लोगों को कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। उनका काम पैसे कमाना था और वो किसी भी हद तक जा सकते थे।
लेकिन मैं भी अपने नाम का पक्का था। पढ़ाई करके इंसान में भरोसा आ जाता है। मैंने शुरुआत के दिनों में लोगों से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी मेरी मदद करने को तैयार नहीं हो रहा था। वक्त गुजरता जा रहा था। लगभग 6 महीने बाद मैं बहुत मुश्किल का सामना करके सिग्नल से ही भाग गया था। इंसान को आज़ादी अगर चाहिए होती है तो उसे खुद ही कोशिश करनी पड़ती है। मुझे ये समझ नहीं आता था इस वक्त मैं कहाँ पर हूँ, लेकिन बस मैं उनके हाथों से दूर जाना चाहता था। मैं बहुत भागा था, इतना कि मेरे पैरों की चप्पल भी टूट गई थी और उनसे खून निकलना शुरू हो गया था। मुझे बड़े बड़े घर नजर आने लगे थे और उनकी दीवारें छोटी थी। अंधेरा होने लगा था। मुझे सिर्फ एक बात का डर था कि अगर मैं उनके हाथ आ गया तो वो मुझे बहुत मारेंगे। इसलिए मैं किसी भी हालत में उनके हाथ नहीं लगना चाहता था। मैंने न जाने कैसे उस दीवार को फलांग दिया था और उस घर में उतर गया था, इस बात से अनजान कि ये कोई घर नहीं बल्कि अनाथ आश्रम है और यहाँ के मालिक विशाल साहब हैं। मैं जैसे ही उतरा मुझे लगा कि मुझे थोड़ी देर यहाँ रुकने का मौका मिल जाएगा, लेकिन जैसे ही मैं खड़ा हुआ सामने विशाल साहब खड़े हुए थे। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगे थे। वो समझे थे कि मैं कोई चोर हूँ, लेकिन जैसे ही मैं उनको देखकर डरने लगा वो मेरे पास आए थे और बहुत ही मोहब्बत से मेरा हाथ पकड़ते हुए बोले थे, चोरी करके क्या हासिल होता है? अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? अगर घर के हालात ठीक नहीं हैं तो नौकरी क्यों नहीं करते? उनकी बात सुनते ही मैं रोते हुए बोला था कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं एक गैंग से भाग कर आया हूँ। प्लीज़ मुझे थोड़ी देर के लिए यहाँ रहने दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। वो लोग मेरे पीछे हैं। मेरी बात सुनकर वो हैरान हुए थे और मुझे अंदर ले गए थे। मैंने बैठकर उन्हें सारी बात बताई थी। उस वक्त मैंने बिना सोचे समझे सब कुछ उनको बता दिया था। मेरी बात सुनकर वो बोले, अच्छा तो तुम परेशान नहीं हो। सबसे पहले हम पुलिस को फ़ोन करते हैं, इस गैंग को पकड़वाते हैं। न जाने कितने बच्चे उन लोगों को किडनैप अपने पास कैद रखे होंगे, लेकिन मैंने उनकी रिक्वेस्ट की थी, प्लीज़ आप ऐसा कुछ भी मत करिए, ये खतरनाक हो सकता है और मैं उन लोगों की नज़रों में वापस आ जाऊंगा। ऊपर वाले के लिए मुझे पहले मेरी माँ के पास जाने दीजिए। वो बोले, तो क्या तुम गवाही नहीं दोगे? मैंने सर ना के इशारे में हिलाया था। मैं उन लोगों से इतना डर चुका था कि मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। वो मेरी बातें सुनकर खामोश हो गए थे। उन्होंने मुझसे मेरे घर का एड्रेस पूछा तो मैंने उन्हें बता दिया था। अगले दिन मैं उनके साथ ही माँ के पास गया था, लेकिन फ्लैट पर ताला लगा हुआ था। मैंने पड़ोस वाली आंटी से इलाके के बारे में पूछा तो जो खबर उन्होंने मुझे बताई वो मुझे हैरान कर गई थी। माँ ये देश छोड़कर चली गई थी, उनकी शादी हो चुकी थी। मैं इस वक्त खूब रोया था। क्या मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा था? मैंने अपने बाप को बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया था कि जब मैं तुम्हें अपने पास लाना चाहता था तो तुमने मुझे नहीं चुना। जब अपनी माँ को चुन लिया और अब देखो माँ ने तुम्हें छोड़ दिया है, तो तुम्हें जो करना है अब कर लो। मैं बिल्कुल खत्म हो चुका था। ऐसा लगता था जैसे दुनिया बहुत अजीब हो। लेकिन उस वक्त विशाल साहब ने मेरे सर पर हाथ रखा था, मुझे अपना बेटा बोलकर अपने साथ ले गए थे और अनाथ आश्रम में मुझे अपने बच्चों की तरह पालने लगे थे। वहाँ पर ज़्यादातर बच्चे पढ़ाई करते थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मैं पढ़ा लिखा था और पढ़ रहा था तो उन्होंने फ़ौरन मेरा एडमिशन स्कूल में करवा दिया था और मेरी पढ़ाई पर खूब ध्यान देने लगे थे। वक्त बस गुजरता गया। मैंने 10वीं पास की और फिर 12वीं और ग्रेजुएशन भी इसी अनाथ आश्रम में रहते हुए किया था। मेरी पूरी पढ़ाई का खर्चा विशाल साहब ने एक बाप की तरह उठाया था और अब जब मैं एक डॉक्टर बन गया था तब मैंने अपना फ़र्ज निभाया था और उनके सामने जाकर अपनी पहली सैलरी रखी थी। आज पूरा दिन रोज़ की तरह बीत गया था, लेकिन अगले दिन की सुबह 9 बजे मैं सचिन की टीम के साथ उस अड्डे पर पहुंच चुका था जहां से मेरी ज़िंदगी की बर्बादी शुरू हुई थी। मैं उस अड्डे के सामने खड़ा हुआ था जहां अंदर कई बच्चे मौजूद होंगे। सोच सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। फौरन ही सारी गन लोड हो चुकी थी और हम सब अंदर गए थे। मेरे सोचने के बिल्कुल ठीक हिसाब से अंदर पहले ही जैसा माहौल था जैसे 10 साल पहले था। दरवाजे पर गार्ड अंदर छोटे छोटे बच्चे अजीब कपड़े पहनकर बैठे हुए थे। वो लोग पुलिस को देखते ही उन पर हमला करने लगे। कोशिश करने लगे थे कि सचिन ने अपने हवलदारों को कह दिया था कि अगर कोई तुम पर हमला करने की कोशिश करे तो अपनी जान प्रोटेक्शन के लिए उन पर गोली चला देना। और हैरानी की बात तो ये थी कि सुनील भी वहीं पर मौजूद था। मैंने फौरन उसे भी गिरफ्तार करवाने को कहा। उसे इतने साल बाद अपनी आंखों के सामने देखकर मेरी आंखें एक बार फिर भीगने लगी थी। लेकिन जैसे ही उसने मुझे देखा वो चीख मारकर रो पड़ा था और बोला, वो सब जो तुम्हारे साथ हुआ था वो मैंने नहीं किया था, तुम्हारी माँ ने करवाया था। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सबूत है। ये कहते ही उसने अपनी अलमारी से एक तस्वीर निकाली थी और मेरी तरफ बढ़ाई थी। मैंने उससे तस्वीर को देखा। इससे पहले ही वो बोला,
देखो, मुझे अंदाज़ा था कि तुम भाग गए हो, तुम लौटकर ज़रूर आओगे, इसलिए मैंने ये तस्वीर संभाल कर रखी थी। देखो, इसमें तुम्हारी सच्चाई छुपी हुई है। मैंने जैसे ही उस तस्वीर पर नज़र डाली, ऐसा लगता था जैसे मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी है। मेरी माँ उस आदमी से हाथ मिला रही थी। मेरी आंखों में ढेर सारे आंसू आ गए थे। सुनील मुझे देखते हुए बोला, तुम्हारी माँ शादी करके दूसरे देश जाना चाहती थी। तुम्हारे बाप से उसने बात की, लेकिन तुम्हारे बाप ने तुम्हें अपनाने से मना कर दिया। इसलिए उसने परेशान होकर अनाथ आश्रम में चक्कर लगाना शुरू कर दिए थे। लेकिन वो लोग तुम्हें अपनाना नहीं चाहते थे, क्योंकि तुम्हारा बाप जिंदा था और कानूनी तौर पर तुम अपने बाप के पास जा सकते थे। लेकिन तुम्हारा बाप अपनी तरफ से हाथ खड़े कर चुका था और तुम्हारी माँ खुद को तुम्हारी नज़रों के सामने खराब नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने मुझसे बात की। उसे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं थी। उसे सिर्फ और सिर्फ तुमसे जान छुड़ानी थी। मैंने तुम्हारी माँ को सब कुछ बता दिया था। उसने बदले में मुझे पैसे भी दिए थे, लेकिन उसने सिर्फ एक ही शर्त रखी थी कि कभी भी तुम्हें सच पता नहीं चले। लेकिन आज जब तुम्हें लेकर जा रहे हैं तो तुम्हें एक सच बताना चाहिए। मैंने खुद को कंट्रोल करते हुए आंखें बंद करके अपने दिल को संभाला था और सचिन इन सबको लेकर जाने का हुक्म दिया था। मेरा दिल बहुत भारी हो रहा था। मेरे दिल खून के आंसू रो रहा था। क्या कोई माँ ऐसा भी कर सकती है? सोच सोचकर मेरी जान निकल रही थी। सुनील की वजह से काफी सारे लोग पकड़े गए थे जो भी गलत काम करते थे। अब सब जेल के पीछे छक्की पीस रहे थे। इतने बड़े मिशन को पास करने की वजह से आईजी साहब ने सचिन को प्रमोशन दिया था। विराट का मामला पूरी तरह दब चुका था। सचिन की आखिरी मार की वजह से उसने दोबारा किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। जबकि मैंने पूरे 6 महीने बाद अपना रिश्ता इस मासूम लड़की दिव्या के लिए भेज दिया था। इस मासूम लड़की दिव्या के लिए भेजा था। उसकी माँ फौरन मान गई थी, क्योंकि दिव्या से कोई भी शादी नहीं करना चाहता था। उन सब का कहना था कि उसकी इज्जत खराब हो चुकी है। वो 2 दिन तक वो वहाँ पर कैद रही है। ये बात सच थी, लेकिन मैं उस लड़की को हर हाल में अपनाना चाहता था, उसके बीते हुए कल से नहीं। और आज जो उसके साथ हुआ, उसमें दिव्या की कोई गलती नहीं थी। लेकिन जब मैं अपनी माँ के बारे में सोचता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। क्या कोई सगी माँ अपने बच्चों के साथ ऐसा कर सकती है? अपनी खुशी के लिए कोई माँ अपने बच्चे को इस तरह नरक में फेंक सकती है? सोच सोचकर मेरी जान निकल जाती है। मैं कहानी सुनने वालों को यही बताना चाहता हूँ कि कभी भी अपने बच्चों के साथ ऐसा जुल्म नहीं करें। माँ वो होती है जो बच्चों को हमेशा अपने साय में छुपा कर रखती है। हाँ, हर माँ का हक है दूसरी शादी करने का, लेकिन इस तरह अपने बच्चों को नर्क में ना भेजें। आपको नहीं पता कि आपकी ऐसी हरकतों की वजह से बच्चों के दिल पर क्या गुजरती है। इसीलिए मेरी सबसे गुजारिश है, जितना हो सके गलतियों से बचें और लोगों की मदद करना सीखें, क्योंकि जो लोग दूसरे की मदद करते हैं, ऊपर वाला उन्हें हमेशा खुश रखता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।